हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चले। प्यारे साथियों, हम लोग बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उस चरण की जहाँ चर्चा कर रहे थे 1885 से लेकर के 1919 तक। मैंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण को उसे कुल 3 चरणों में हम लोग विभाजित करते हैं। एक 1885 से लेकर के 1905 तक। वस्तुतः इस चरण को हम लोग बोलते हैं उदारवादी चरण। ध्यान देना भाई, एक चीज बात याद रखना कि 1885 ईस्वी से लेकर के 1905 तक का जो चरण है, इसे हम बोलते हैं उदारवादी चरण। कैसा? उदारवादी चरण। ठीक है। और फिर यदि हम लोग बात करते हैं 1905 ईस्वी से लेकर के 1919 तक के काल की, तो इसे हम वस्तुतः बोलते हैं उग्रवादी चरण। इसे तो हम क्या बोलते हैं? एक तो 1885 से लेकर के 1905 तक का जो समय है, इसको तो हम बोलते हैं उदारवादी चरण। और 1905 से लेकर के 1919 तक का जो समय है, इसको हम बोलते हैं उग्रवादी चरण, या भारत में उग्रवाद का उदय। ठीक है। अब उदारवादी चरण का मतलब क्या है, उसकी भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ध्यान रखना ये बात है ना। अब उदारवादी चरण में मैंने आपको कहा विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पहले चरण में हुई है। पहले चरण में हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस। इस कांग्रेस से पूर्व कौन कौन सी संस्थाएं थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके। ठीक है। तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो वस्तुतः स्थापना की गई, उसके लिए 2 सिद्धांतों की भी हम लोगों ने बात की। कौन कौन सी? हमने बात की सेफ्टी वाल्व सिद्धांत की, हमने बात की तड़ित चालक सिद्धांत की। ठीक। एक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस संस्था का उदय हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसका क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई, जो कि सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य करती थी। ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है? चलिए बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो पहला ही आपका अच्छा सा प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? तो ध्यान दीजिएगा, स्थापना 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या की गई? स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? अच्छा प्रश्न बनता, देखो ध्यान रखना, किसके द्वारा? किसके द्वारा की गई? तो ध्यान रखिएगा कि एक अंग्रेज रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। अंग्रेज रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम था? ए.ओ. ह्यूम। पूरा नाम मिलता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है। तो स्थापना किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम। पूरा नाम यदि आपसे कोई पूछ ले तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है। वस्तुतः ध्यान रखना है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। रिटायर्ड अंग्रेज आईसीएस ऑफिसर थे। ठीक है। और साथ ही साथ विशेष रूप से ध्यान रखना कि ये वस्तुतः ये जो थे रिटायर्ड अंग्रेज ऑफिसर ए.ओ. ह्यूम, ये पक्षी विशेषज्ञ थे। क्या थे? पक्षी विशेषज्ञ थे। क्या थे? पक्षी विशेषज्ञ थे।
ये क्या हुआ करते थे, पक्षी विशेषज्ञ हुआ करते थे। एक साथ ही साथ इसका और विशेष रूप से ध्यान रखना, इनकी एक पत्रिका थी, एक इनकी पत्रिका थी, समाचार पत्र या पत्रिका की यदि बात की जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। और पत्रिका नाम था जनता के मित्र, जनता के मित्र। इनकी पत्रिका का नाम पूछ लिया जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना कि इनकी पत्रिका का नाम क्या था। एओ ह्यूम की पत्रिका का नाम क्या था, जनता का मित्र। देखो ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, 1885 में। किसके द्वारा की गई, एओ ह्यूम के द्वारा। इन्हीं का पूरा नाम क्या है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। वस्तुतः एओ ह्यूम जो थे वो रिटायर्ड ICS ऑफिसर हुआ करते थे, पक्षी विशेषज्ञ थे। और इनकी पत्रिका जो थी, इस पत्रिका का नाम, इस पत्रिका का जो नाम था वो नाम क्या था, पत्रिका का नाम क्या था, जनता के मित्र। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि जनता के मित्र नामक पत्रिका की रचना किसके द्वारा की गई, या पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखना एओ ह्यूम के द्वारा किया गया, ठीक है। बात कर लेते हैं इसी में कि उस समय तत्कालीन कांग्रेस की स्थापना के समय जीजी या वायसराय, जीजी या वायसराय कौन थे, तो ध्यान रखना व्यक्ति का नाम था लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। व्यक्ति का नाम क्या था, लॉर्ड डफरिन। ये सीधे सीधे आपके बेसिक से प्रश्न है, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना को यदि लेकर बात करें तो पहली जो इसके सार्वजनिक घोषणा की गई कांग्रेस की स्थापना को लेकर के, ये सार्वजनिक घोषणा की गई थी 5 दिसंबर 1885 को। मद्रास से प्रकाशित एक अखबार निकलता था जिसका नाम था द हिंदू। ध्यान रखिएगा, घोषणा सर्वप्रथम, घोषणा सर्वप्रथम 5/12/1885 ईस्वी को मद्रास से प्रकाशित, मद्रास से प्रकाशित समाचार पत्र, समाचार पत्र, और समाचार पत्र का नाम था द हिंदू, द हिंदू में, ठीक है। ये वन लाइनर प्रश्न बनते हैं आपके बिल्कुल बेसिक से, सीधे सीधे। ध्यान रखना कि पहली बार कांग्रेस की स्थापना का जो घोषणा की गई थी वो कौन से समाचार पत्र में की गई, द हिंदू में। कब की गई, 5 दिसंबर 1885 ईस्वी को, 5/12/1885 ईस्वी को। आगे बात समझ में क्लियर है। इससे आगे यदि हम लोग बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ह्यूम ने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। और इसका प्रथम जो अधिवेशन हुआ वो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में इसका जो है अधिवेशन का आयोजन किया गया। और इसी अधिवेशन में यहीं पर द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी, कौन, दादा भाई नेहरू जी, और इसी दादा भाई नेहरू जी के सुझाव के द्वारा इसी सम्मेलन में इसे नाम दे दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय संघ से नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, नामकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नामकरण की। तो नामकरण दादा भाई नौरोजी द्वारा, नौरोजी के सुझाव पर। ठीक है।
ये राष्ट्रीय जो कांग्रेस नाम रखा गया वो वस्तुतः किसके सुझाव पे रखा गया? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे बात समझ, एक नोट लगा के लिख रहा हूं कि ए.ओ. ह्यूम ने 1884 ईस्वी में ध्यान रखना, क्या? भारतीय राष्ट्रीय संघ, क्या चीज? भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ, राष्ट्रीय संघ। ध्यान रखना कि जब कांग्रेस आई है ना तो वास्तविक नाम इसका क्या नाम था? पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। स्थापना कब की गई? 1884 में। किसकी स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का नामकरण, नाम चेंज कर दिया गया किसके सुझाव पर? दादा भाई नेहरू के सुझाव पर। क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखना कि 1884 में वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय संघ की क्या की गई? संघ की स्थापना की, स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन, जिसका प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, जिसका प्रथम अधिवेशन कब? 28 दिसंबर, कब? 28/12/1885 ईस्वी को। प्रथम अधिवेशन कब हो रहा है? 28/12/1885 ईस्वी को। कहां पर हो रहा है? बंबई में। कहां पे हो रहा है? बंबई में। बंबई में कहां? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, स्कूल में। ठीक है, तो 28/12/1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल, संस्कृत स्कूल। याद रखना ये नाम, अच्छा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल। में किया गया। ठीक है, जिसमें नौरोजी भी शामिल हुए, नौरोजी भी शामिल हुए। इन्हीं के सुझाव पर, इन्हीं के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। वापिस सुनना, वापिस ध्यान देना बेटा, हम बात कर रहे हैं, देखो किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। पहली बात तो मैंने ये बताई कि आपको 1885 से लेकर के 1905 तक का जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो चरण है वो उदारवादी युग या उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। दूसरा, 1905
से लेकर के 1919 तक का जो चरण है वो उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। यहीं पर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जिसकी स्थापना 1885 में किसके द्वारा, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टन ह्यूम के द्वारा किया गया। वस्तुतः ये रिटायर्ड अंग्रेज आईसीएस ऑफिसर हुआ करते थे, पशु विशेषज्ञ थे। इनकी एक पत्रिका चलती थी जिसका नाम था जनता के मित्र। इस पत्रिका का क्या करवाया उन्होंने, प्रकाशन करवाया। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है आपका। उस समय वायसराय कौन हुआ करते थे, लॉर्ड डफरिन। घोषणा इसकी पहले, सबसे पहले कब की गई, 5/12/1885 को द हिंदू नामक समाचार पत्र, जो कि कहां से प्रकाशित होता था, मद्रास से प्रकाशित होता था। ध्यान रखना, कहां से प्रकाशित होता था, मद्रास से। कहां से प्रकाशन होता था उसका, मद्रास से प्रकाशन होता था। नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर नामकरण किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इससे पूर्व क्या था साहब, तो ध्यान रखना कि ह्यूम ने 1884 में, कब, 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की क्या की गई थी, स्थापना। और इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का प्रथम जो अधिवेशन का आयोजन किया गया 28/12/1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी शामिल हुए थे और इन्हीं के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान देना, ये प्रश्न आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है, इस अधिवेशन का आयोजन कहां पर हुआ है, बंबई में हुआ है। कहां पर हुआ है, बंबई में हुआ। वस्तुतः ये जो भारतीय राष्ट्रीय या फिर कांग्रेस जो शब्द नाम लिया गया, कांग्रेस नाम लिया गया, ये वस्तुतः अमेरिका से प्रभावित होकर के, अमेरिका की जो संसद कांग्रेस, ठीक है, उससे जो है लिया गया था। ये बात भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो ये कांग्रेस शब्द है, ये कहां से, अमेरिका से लिया गया। कांग्रेस शब्द, कांग्रेस शब्द कहां, अमेरिका से प्रभावित होकर के। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो, ब्रिटेन की संसद, हाउस ऑफ कॉमन्स, कांग्रेस बोलते हैं वहां, ठीक है। तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। अब बात करते हैं अध्यक्ष की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था WC बनर्जी, या फिर मैं यूं कहूं तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। जबकि इसके प्रथम सचिव जो थे वो थे A.O. ह्यूम। सचिव कौन थे, A.O. ह्यूम। और ह्यूम जो थे 1906 ईस्वी तक, कब, 1906 ईस्वी तक इसके क्या रहे, कांग्रेस के महासचिव रहे। और ह्यूम जो थे वो कांग्रेस के एकमात्र पूर्णकालिक सदस्य माने जाते हैं। कैसे सदस्य माने जाते हैं, पूर्णकालिक सदस्य माने जाते हैं। 1906 के बाद में एक व्यक्ति था दिनसा वालूचा, दिनसा वालूचा, माफ कीजिएगा, दिनसा एदुलजी वालिचा या वाचा है ना, माफ करना, दिनसा एदुलजी वाचा, ठीक है। ये 1907 में जो है इसकी स्थान पर, इसके स्थान पर मतलब किसके, A.O. ह्यूम के स्थान पर कांग्रेस के क्या बन गए थे, महासचिव बन गए थे। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ध्यान रखना कि अध्यक्ष, हम बात कर लेते हैं किसकी, अध्यक्ष की। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, या इसी को हम बोलें तो व्योमेश चंद्र, क्या है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे इसके प्रथम क्या हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे। और व्योमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान रखना कि वस्तुतः क्या थे, ईसाई थे। क्या थे, ईसाई। ये वस्तुतः क्या थे, ईसाई थे। सचिव की बात करें तो सचिव जो इसके रहे वो कौन थे, A.O. ह्यूम, A
ओ ह्यूम। कौन बने? ए ओ ह्यूम। ध्यान रखिएगा कि ह्यूम जो था, कौन? ह्यूम जो था 1906 तक कांग्रेस के महासचिव रहे। ह्यूम 1906 ईस्वी तक, ह्यूम 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के महासचिव रहे। कांग्रेस के महासचिव रहे। आगे बात समझ क्लियर है ना? तो ह्यूम जो है 1906 तक कांग्रेस के क्या रहे? महासचिव रहे। एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कि पूर्णकालिक सदस्य था कांग्रेस का, एकमात्र पूर्णकालिक सदस्य थे। ठीक है, कौन थे? ह्यूम थे। आगे बात समझ क्लियर है ना? अब एक चीज और ध्यान रखना, क्या चीज? कि 1907 ईस्वी में 1906 तक तो कौन है? ह्यूम है। 1907 में व्यक्ति कौन बना? 1907 ईस्वी में दिनसा, क्या है? दिनसा एदुल जी वाचा कांग्रेस के महासचिव बने। इतनी बात हो गई। बात करते हैं कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की। तो प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, तो वही बात है, कहाँ? बंबई में। बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में, ठीक है। कब? 28/12/1885 ईस्वी को। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? माफ करना, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? WC बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? WC बनर्जी के द्वारा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि इस प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य थे? कुल सदस्य, तो इस प्रथम अधिवेशन में कुल सदस्यों की संख्या थी 72। कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने? 72 सदस्यों ने भाग लिया। इन 72 में से सर्वाधिक सदस्य, क्या चीज है? सर्वाधिक सदस्य बंबई से शामिल हुए। बंबई से कितने थे? 38। कुल सदस्यों की संख्या पूछ ले तो कितने होंगे? 72। ठीक है। इन 72 सदस्यों में से सबसे ज्यादा सदस्य कहां के थे? बंबई के थे। कौन थे? बंबई के थे। और बंबई से कितने सदस्य शामिल हुए? तो 38। ठीक है। बात करते हैं प्रमुख सदस्यों की। बात करते हैं। प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? दादा भाई नौरोजी की। किसकी बात करेंगे? दादा भाई नौरोजी। फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, काशीनाथ तेलंग। तो
दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी सबसे महत्वपूर्ण। इन्हीं के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल के राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, दिनसा वाचा। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा सदस्य था जो कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल भी हुआ और साथ ही साथ 1907 में एओ ह्यूम के बाद में कांग्रेस का महासचिव बना, दिनसा वाचा। ठीक है। काशीनाथ तेलंग, काशीनाथ तेलंग, काशीनाथ तेलंग, काशीनाथ तेलंग। इसके अलावा कौन कौन लोग शामिल थे भाई? काशीनाथ के अलावा बात करें तो एन.जी. चंद्रावरकर, एन.जी. चंद्रावरकर, एन.जी. चंद्रावरकर इत्यादि, चंद्रावरकर इत्यादि। ठीक है, आगे बात समझे। तो ये कांग्रेस के प्रमुख नेता थे एक तरीके से, जो प्रमुख सदस्यों के रूप में इन्होंने यहाँ पर भाग लिया था। ठीक है। इसके अलावा दो मुस्लिम सदस्य भी थे। कौन कौन से? बदरुद्दीन तैयबजी, पहला नाम ध्यान रखना, और रहीमतुल्लाह सयानी, दो मुस्लिम सदस्य, दो मुस्लिम सदस्य। ऐसे कौन से दो मुस्लिम सदस्य थे जिन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया? अच्छा प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना इसका। दो मुस्लिम सदस्य कौन कौन से थे? तो ध्यान रखना भाई, बदरुद्दीन तैयबजी थे पहले, तो बदरुद्दीन तैयबजी पहला व्यक्ति एक तरीके से कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी, नंबर एक। नंबर दो की यदि हम लोग बात करें तो ध्यान रखना रहीमतुल्लाह सयानी। कौन? रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी। ये दो ऐसे सदस्य थे जो कि मुस्लिम सदस्य थे इसमें, जिन्होंने भाग लिया था, बदरुद्दीन तैयबजी और रहीमतुल्लाह सयानी। आ गई बात समझ में। एक विशेष बात अब मैं यहाँ पर बॉक्स बना करके लिख रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ध्यान देना, जब हम कांग्रेस के अधिवेशन की बात करते हैं तो वस्तुतः जो ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है ये पूना में आयोजित होना था। आ गई बात समझ। लेकिन अब ऐसा कहा जाता कि वहां पर अकाल पड़ गया था, और इसी अकाल के कारण जो है इस कांग्रेस के अधिवेशन को पूना की बजाय कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया? बंबई में। वेरी मोस्ट नोट आ जाता है, ये आपका ध्यान रखना, नोट लगा के लिख रहा हूं। ठीक है, कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन, प्रथम अधिवेशन का आयोजन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन पूना में होता, पूना में ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन पूना में होना था, परंतु वहां अकाल पड़ने के कारण, इसे बंबई में आयोजित किया गया।
इसका आयोजन कहाँ कर दिया गया? बम्बई में। ध्यान रखना पहले कहाँ होना था? पूना में, लेकिन पूना की बजाय पूना में जब अकाल पड़ गया तो इसका स्थानांतरण कर दिया गया कहाँ पर? बम्बई में। और बम्बई में कहाँ पर हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में। कब हुआ? 28/12/1885 की। आगे बात समझ में क्लियर है? तो इसीलिए इसके पीछे कारण क्या था ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना कि वहां पर क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था, और अकाल पड़ने के कारण इसका आयोजन फिर कहां पर कर दिया गया? बम्बई में कर दिया गया। कहां पर कर दिया गया? बम्बई में कर दिया गया। आगे चलते हैं, कुछ बातें करते हैं। और कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था, इस कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुछ मांगे प्रस्तुत की गई है ना। जैसे हम बात करें तो ब्रिटिश सैनिकों का जो खर्चा था वो वस्तुतः भारतीय लोगों से वसूला जाता था, है ना, और बहुत बड़ा चढ़ा करके ले लिया जाता था। इसलिए एक मांग रखी गई कि सैनिक खर्च कम किया जाए। सैनिक खर्च क्या किया जाए? कम किया जाए। भारतीय प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिए। और आप क्या केवल और केवल ब्रिटिश सैनिकों को ही रखोगे क्या? हम भारतीयों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। तो ध्यान रखना उच्च सरकारियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर दे, ये बात भी मांग की गई। और साथ ही साथ केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद का विस्तार हो, ये 4 प्रमुख मांगे रखी गई थी। ध्यान रखना कि प्रथम अधिवेशन की प्रमुख मांगे कौन कौन सी थी? तो देखिएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की प्रमुख मांगे, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की प्रमुख मांगे क्या क्या मांगे थी? सबसे पहले भारतीयों को नौकरी पे लगा दो। सबसे पहले क्या लगा दो? भारतीयों को नौकरी लगा दो। तो उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को पूरा अवसर मिलना चाहिए। उच्च सरकारी नौकरी में, उच्च सरकारी नौकरी में भारतीयों को, भारतीय युवाओं को भी पूर्ण अवसर, पूर्ण अवसर। नंबर 2, ब्रिटिश सैनिक खर्चों में, ब्रिटिश सैनिक खर्चों में कटौती की जानी चाहिए। ठीक है। नंबर तीन क्या? केंद्र और प्रांतों में विधान परिषद का विस्तार। केंद्र व प्रांतों में विधान परिषद का विस्तार। विधान परिषदों का विस्तार किया जाना चाहिए। ठीक है। और नंबर 4 क्या? भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रशासनिक जांच हेतु रॉयल कमीशन की नियुक्ति। हो।
ठीक है, आगे बात समझिए। तो ये चीज 4 मांगे रखी गई प्रथम अधिवेशन में। क्या क्या मांगे रखी गई? उस सरकारी नौकरी में भारतीयों को पूरा का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी अवसर प्राप्त प्रदान किया जाए। ब्रिटिश सैनिकों के खर्चों में क्या कटौती की जाए। प्रांतों में और केंद्र में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए और प्रशासनिक जांच हेतु जो है रॉयल कमीशन की क्या की जाए, नियुक्ति की जाए। एक तरीके से यदि हम बात करें बड़े बड़े रूप में तो आर्थिक जो शोषण किया जा रहा था भारत का, ठीक है, इस आर्थिक शोषण का भी एक तरीके से यहाँ पर क्या किया गया था, विरोध किया गया था। आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये हमने बात कर ली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, प्रथम इसका अधिवेशन जो था उसके बारे में बात कर ली हमने, ठीक है। कितने लोग शामिल हुए, कैसे कैसे लोग हुए, किसके सुझाव पर जो है इसका नामकरण किया गया, कहाँ पर इसका हुआ, ठीक है। इस समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था, तो उसकी भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब यहाँ पर कुछ और चीजें बढ़ती है आपकी, देखो ध्यान देना। इस कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य और इससे जुड़े हुए बहुत सारे विवाद हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य मैंने आपको बताया कि एक सुरक्षा वाल्व के रूप में की गई। किस रूप में? सुरक्षा वाल्व के रूप में की गई कांग्रेस की स्थापना। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य प्रमुख एक तरीके से यदि हम देखें तो भारतीय जनता में जो पनप रहा असंतोष, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो असंतोष पनप रहा था, उसको एक संगठित रूप से बाहर निकालना चाह रहे थे, ठीक है। अतः कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने एक तरीके से सेफ्टी वॉल्व के रूप में की थी, ठीक है। 1898 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कहा, क्या कहा, कि ह्यूम डफरिन की सीधी सलाह से काम कर रहे थे। ह्यूम जो थे वो डफरिन की सीधी सलाह से काम कर रहे थे। जो भारतीय लोगों में असंतोष था, इस असंतोष को वो सीधे सीधे संगठित रूप से बाहर निकालना चाहते थे ताकि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में अक्षुण्ण बनाया रखा जा सके। आगे बात समझे। लाला लाजपत राय, क्या चीज? लाला लाजपत राय ने के अनुसार उन्होंने कही कि ह्यूम को इस बात का संशय था कि अगर जनता के असंतोष को व्यवस्थित रूप से बाहर नहीं निकाला गया तो भारत में भयंकर विस्फोट हो सकता है। भारत में क्या हो सकता है? भयंकर विस्फोट हो सकता है। इस कारण जो है ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इसलिए लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को स्पष्ट रूप से अंग्रेजी राज की सुरक्षा हेतु सेफ्टी वाल्व कहा। देखो ध्यान देना, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मैं कुछ लिख रहा हूं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहली चीज, लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की स्थापना को भारत में सेफ्टी वाल्व या क्या बोलेंगे, अभय दीवार, क्या बोलेंगे, अभय दीवार, अभेद दीवार। क्या चीज? अभेद दीवार। अभय नहीं, याद रखना क्या चीज? अभेद दीवार, ठीक है ना, या अभय कपाट, अभेद दीवार या सेफ्टी वाल्व, है ना, अभेद दीवार के रूप में माना। ये बात किसके द्वारा मानी गई? लाला जी के द्वारा। किसके द्वारा? लाला जी के द्वारा, कि ये केवल और केवल ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा करना चाह रहे थे। किस हेतु? ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा हेतु, ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा हेतु, साम्राज्य की सुरक्षा हेतु,
सुरक्षा हेतु। आ गई बात समझ में? ये एक तरीके से अभेद दीवार थी या अभय कपाट के रूप में भी जो है इसको माना जा सकता है। ध्यान रखना कि सुरक्षा वाल्व या सेफ्टी वाल्व, क्या चीज, सुरक्षा वाल्व या सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत सबसे पहले लालाजी ने दिया था। मैंने कल की क्लास में बताया था आपको, यंग इंडिया में। नोट, कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत सर्वप्रथम लालाजी ने यंग इंडिया समाचार पत्र में दिया। कहां पर दिया? यंग इंडिया समाचार पत्र में दिया। ठीक है, ये बात विशेष महत्वपूर्ण बन जाती है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। बेटा ध्यान रखना कि सबसे पहले कहां पर दिया? यंग इंडिया में दिया। कहां पर दिया? यंग इंडिया। देखो, लालाजी ने 1916 में यंग इंडिया के एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। ध्यान रखना, 1916 ईस्वी में इसके एक लेख में कांग्रेस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपका, ध्यान रखना कि कांग्रेस को क्या चीज, कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसके द्वारा बताया गया था? लालाजी के द्वारा। किसमें बताया? यंग इंडिया में। और यंग इंडिया में उन्होंने कहा, किस बात की बात कही? सेफ्टी वाल्व की। आ गई बात समझ? क्लियर है? तो ध्यान रखना कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत भी यंग इंडिया में दिया गया 1916 में। और 1916 में इसमें एक लेख में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है भारत में, वो डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है, या फिर आपको कई जगह शब्द मिल जाता है डफरिन के दिमाग की उपज, या फिर आपको कई जगह शब्द मिल जाता है क्या? शिशु, है ना? क्या शब्द मिल जाता है? शिशु। उपज या क्या बता दिया? शिशु बताया है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? ये बात विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। आगे बात, तो लालाजी ने तो ये बात कही, वहीं कांग्रेस के जो अन्य सदस्य थे, इस कांग्रेस के अन्य सदस्यों ने कहा कि नहीं लालाजी, ये सुरक्षा वाल्व नहीं, ये त्वरित चालक सिद्धांत है। ठीक है, जिससे सरकारी दमन को रोका जा सके, जिससे सरकारी दमन को क्या किया जा सके? रोका जा सके। रजनीपाम दत्त ने पुस्तक इंडिया टुडे में लिखा कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई। रजनीपाम दत्त ने, ध्यान रखिएगा, किसने? रजनीपाम दत्त ने। रजनीपाम दत्त ने इंडिया टुडे में लिखा कि
क्या लिखा है इंडिया टुडे में? तो ध्यान देना, क्या लिखा कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित गुप्त योजना के तहत की गई। कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्व नियोजित योजना के तहत की गई। आ गई बात समझ में? ये बात किसने कही? रजनी पाम दत्त ने ये बात की। ठीक है, उसके अलावा और देखो खतरनाक बातें हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना, एक तो पहली चीज कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल, ध्यान रखना, वाइसराय या गवर्नर जनरल। ठीक है, एक भारत सचिव भी उस समय थे जिनका नाम था रैंडोल्फ स्पेंसर चर्चिल, लॉर्ड आर चर्चिल। तो मैं सचिव लिख दूं यहीं पर। यहां पर मैं लिख रहा हूं भारत सचिव। इस समय भारत सचिव कौन थे? आर चर्चिल। आर चर्चिल बोले तो क्या? रैंडोल्फ स्पेंसर चर्चिल। ठीक है ना, रैंडोल्फ स्पेंसर चर्चिल। स्पेंसर चर्चिल। ये अच्छा प्रश्न बनता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, वाइसराय तो सबको ही पता होता है, लेकिन इस समय जो भारत सचिव जो थे वो कौन थे? रैंडोल्फ स्पेंसर चर्चिल हुआ करते थे। अगली बात समझ में क्लियर है? तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? तो डफरिन ने इतनी सारी बातें सुन ली, तो डफरिन ने भी ह्यूम के लिए कहा कि ह्यूम जो है ना वो धूर्त है, पागल है, बेईमान है। और लाला लाजपत राय ने वस्तुतः फिर ह्यूम के लिए लिखा कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे। ह्यूम क्या थे? स्वतंत्रता के पुजारी थे। उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। ध्यान रखना कि लालाजी ने क्या लिखा? ह्यूम के लिए लालाजी ने लिखा, लालाजी ने ह्यूम हेतु कहा, लालाजी ने ह्यूम हेतु कहा, क्या कहा? कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, उनका दिल या भारत की दुर्दशा पर उनका दिल रोता था। भारत की दुर्दशा पर उनका दिल रोता था। ये बात लालाजी ने कहा है। किसके लिए कही ये बात? ह्यूम के लिए। साथ ही साथ वो कहते हैं कि ह्यूम जो थे वो आजादी के पुजारी तो थे, लेकिन पहले वो देशभक्त भी थे, अंग्रेज देशभक्त थे।
कैसे थे? अंग्रेजी देशभक्त भी हुआ करते थे। ये बात भी किसने कही? लाला जी ने कही कि हालांकि हुम जो थे वो स्वतंत्रता के पुजारी थे और भारत की दुर्दशा पर उनका दिल रोता था, परंतु वो अंग्रेज देशभक्त थे। परंतु सबसे पहले वह अंग्रेज देशभक्त थे। अंग्रेज देशभक्त थे, ठीक है, कि उनकी दिल तो रोता था लेकिन बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे। भाई अपने देश की बात तो वो करेगा ही करेगा। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ये कुछ कथन आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। प्रारंभिक यदि समय की बात करें तो कांग्रेस के प्रति जो सरकार का है वो उदारवादी दृष्टिकोण था। 1886 के कोलकाता अधिवेशन के बाद लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को बहुत बड़ी पार्टी दी थी, गार्डन पार्टी जिसको हम लोग बोलते थे। ध्यान रखना कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी, जिन्होंने 1887 में, मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिख रहा हूं, ठीक है, कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, जिन्होंने 1887 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन, जो कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था, इस अधिवेशन की इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी, ठीक है। आगे बात समझ में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में अगली मोस्ट इंपोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। और इन बदरुद्दीन तैयबजी साहब ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन, कांग्रेस के 1886 ईस्वी में, कब? माफ करना, 1887 में। देखो 1885 में पहला हुआ, 1886 में दूसरा, और तीसरा कब होगा? 1887। कांग्रेस के 1887 के मद्रास में आयोजित तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा? बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा, ठीक है। एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है गांधी जी का, ठीक है। तो गांधी जी ने केवल और केवल एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कौन से की? बेलगाम वाले की। अब अगली बात, तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? वो ध्यान रखना। जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल। व्यक्ति का नाम क्या था? जॉर्ज यूल। इलाहाबाद अधिवेशन चौथा अधिवेशन था, क्या नाम था? जॉर्ज यूल, ठीक है। और इस जॉर्ज यूल साहब ने इलाहाबाद 1888 के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अधिवेशन की अध्यक्षता की। आगे बात समझ क्लियर है? तो ये बात भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। आगे बात समझ। गोपाल कृष्ण गोखले जो है चौथे अधिवेशन में कांग्रेस में शामिल हुए, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखना। और इसी अधिवेशन में नारा दिया गया था, क्या नारा दिया था? कि हम सब पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है। वेरी मोस्ट नोट,
कि चौथे अधिवेशन का नारा, चौथे अधिवेशन का नारा क्या नारा था? कि हम सब भारतीय पहले हैं, हम सब भारतीय पहले हैं, भारतीय पहले हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में है, सबसे पहले हम क्या है? भारतीय है। ये नारा कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में दिया गया था। और ध्यान रखना कि इसी चौथे अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले शामिल हुए। कौन से अधिवेशन में? चौथे अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जॉर्ज यूल, कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, इलाहाबाद में हुआ 1884 में। कब? 1884 में। कांग्रेस के 5वें अधिवेशन में बंबई में हुआ, जो कि 1889 में। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम भाग लिया था। नेक्स्ट बात लिख रहा हूं कि तिलक ने सर्वप्रथम 5वें अधिवेशन और 5वां अधिवेशन कब हुआ? 1889। कहां पर हुआ? बंबई में शामिल हुए। तो तिलक, ध्यान रखना, तिलक पहली बार शामिल कब हुए थे? बंबई अधिवेशन में 1889 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान रखना कि देखो, पहला अधिवेशन मैंने बताया 1885 में, अध्यक्षता की गई व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, पारसी थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में 1887 में, बदरुद्दीन तैयबजी। चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूल 1884। ठीक है, इलाहाबाद में। 5वां अधिवेशन हुआ कहां पर? बंबई में, जिसमें पहली बार तिलक क्या हो गए थे? शामिल हो गए थे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम मुस्लिम व्यक्ति था बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज था कौन? जॉर्ज यूल। ठीक है, और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉर्ज यूल। ध्यान रखना ये बात। नरमपंथी दल के नेता हुआ करते दादा भाई नौरोजी, और इन्हीं दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ये बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। अब कांग्रेस के बारे में बहुत सारी क्या मिलती है हमें? टिप्पणियां भी देखने को मिलती है, तो उनकी हम लोग चर्चा करेंगे भाई। कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की। कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की।
कब कब की देखो, 1886 कलकत्ता अधिवेशन की, नंबर 1। नंबर 2, 1893 लाहौर अधिवेशन, लाहौर। नंबर 3 1906 कलकत्ता अधिवेशन। क्या चीज? कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की थी? 3 बार अध्यक्षता। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की, 1893 लाहौर अधिवेशन और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की हम लोग बात करेंगे। उससे पहले 1905 में वस्तुतः हम लोग बात करेंगे एक बनारस अधिवेशन की, ठीक है ना, तो वहां पर भी हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। थोड़ा सा 2 मिनट का और टॉपिक है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और आपको हल्का सा और एक्स्ट्रा इसमें डिटेल करवा दिया जाए। कुछ कथन की बात करते हैं, कथन कांग्रेस को लेकर कुछ कथन मिलते हैं, क्या क्या कथन मिलते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, कांग्रेस को लेकर के बहुत सारे कथन हैं और विवादित कथन मिलते हैं। हो सकता है कि आपसे परीक्षा में इस प्रकार के कथन दे दिए जाए, पूछ लिए जाए, तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। देखो, अब तक हमने जो बात करी, एक तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की? दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ठीक है। कब कब? 1886, 1893, 1906 कलकत्ता अधिवेशन। इससे पूर्व में अभी कह रहा था कि हम बात करेंगे बनारस अधिवेशन की भी। किसकी बात करेंगे? बनारस अधिवेशन की। जब हम बात करेंगे 1905 में करजन बड़ा दुर्जन, जिसने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज, हम यहाँ पर कुछ कथनों की भी हम लोग चर्चा करेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखो, केवल बता रहा हूँ, सुन लेना, जो ज्यादा मोस्ट होएगा वो मैं आपको लिए लिख दूंगा। जैसे हम यदि बात करें तो एक कथन मिलता है कि कांग्रेस अपने पतन के कगार पर खड़ी है और भारत में रहते हुए मेरी एक प्रबल अभिलाषा है कि इसके शांतिपूर्ण अंत में सहयोग करूं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस को दफन कर दूं। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस को क्या कर दूं? दफन कर दूं। और ये स्टेटमेंट जिस व्यक्ति ने कहा, उसी व्यक्ति ने जो है बंगाल का विभाजन किया था कांग्रेस का दफन करने के लिए, और दफन हुआ भी। कांग्रेस में फूट पड़ी सूरत अधिवेशन में। ठीक है, तो ये बात मैं आपको आगे वस्तुतः हालांकि बताऊंगा, तो ध्यान रखना। एक चीज, करजन ने कहा कि कांग्रेस जो है ना गंदी चीज है और देशद्रोही संगठन। ठीक है, तो ध्यान रखना, करजन जो थे, कौन? करजन ने एक बात कही। क्या बात कही? कि कांग्रेस गंदी चीज है। कांग्रेस क्या है? गंदी चीज है, गंदी चीज है। और साथ ही साथ इसने कहा कि देशद्रोही संगठन है। क्या है? देशद्रोही संगठन है, देशद्रोही संगठन है। ये बात किसने कही थी? लॉर्ड कर्जन ने कही। आ गई बात समझ में? अब देखो, एक बड़ा खतरनाक, तिलक साहब ने एक बात कही। किसने कही बात? तिलक साहब ने। तिलक साहब ने कहा कि कांग्रेस ऐसी है कि उस मेंढक के समान है। कांग्रेस को मेंढक के समान बताया किसने? तिलक साहब ने, कि एक मेंढक के समान है जो टर्राएगा बार बार, वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएगा, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस को मेंढक के समान, कांग्रेस को मेंढक के समान बताया। ध्यान रखना, कांग्रेस को मेंढक, है ना, मेंढक के समान बताया। जो वर्ष में एक बार टर्राता है, जो वर्ष में एक बार टर्राता है, एक बार टर्राता है ना। अरे कि साल भर से एक अधिवेशन करता है। क्या करता है? अधिवेशन करता है। ठीक है,
और अधिवेशन करके बाहर आकर के मेंढक की तरह टर 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 करता है और टर टर करके वापस चला जाता है, वापस 1 साल बाद में आता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आगे बात समझ में क्लियर है। वही लाला लाजपत राय जी ने, लाला जी ने कहा कि कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला कहा। कांग्रेस सम्मेलन को लाला जी ने क्या कहा? लाला जी ने क्या कहा कि कांग्रेस अधिवेशन, क्या चीज? कांग्रेस अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है। शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला है, जो 1 साल में 1 बार लगता है। राष्ट्रीय मेला है जो साल में कितनी बार लगता है? 1 बार लगता है। विपिन चंद्र पाल ने तो इतना कह दिया कि कांग्रेस जो है ना, भीख मांगने वाली संस्था है, याचना करने वाली, बेगर्स कम्युनिटी। क्या कह दिया? बेगर्स कम्युनिटी। साथ ही साथ इसके अलावा देखो, ध्यान रखना कि एल्गिन द्वितीय हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस नीचे की ओर जा रही है, ये राजद्रोही संस्था है, इसके जो नेता है ना, उनका चरित्र संदिग्ध है। विपिन चंद्र पाल ने, ध्यान रखना कि भीख मांगने वाली संस्था कहा। किसने? विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है, कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा। ठीक है, आगे बात समझिए कि ये तो बेगर्स है। आगे बात समझिए। और साथ ही साथ विपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस की जो तुलना है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रामस्ची है ना, क्या चीज? ग्रामस्ची, युद्ध की स्थिति है ना, युद्ध की स्थिति से करिए। साथ ही साथ कहा कि जिन्ना जो थे उस समय, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो हिंदू स्वर्णों की संस्था है। जिन्ना ने क्या कहा? जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस हिंदू स्वर्णों की संस्था है। कांग्रेस हिंदू स्वर्णों की संस्था है। हिंदू स्वर्णों की संस्था बता दिया गया। किसके द्वारा बता दिया गया? जिन्ना के द्वारा। आगे बात समझ में। अरविंद घोष जैसे जो नेता थे, वो कांग्रेस के नेताओं के प्रतिवेदन का वर्णन, जब कांग्रेस के नेता बार बार जाकर के अजी दे दो ना, तो बुलबुलों के साथ खेलने, है ना, इस प्रकार की बातें की। तो ये बहुत सारी चीज़ें, कथन मिलते हैं कांग्रेस को लेकर के। खैर, तो उम्मीद करता हूँ सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगला जो हमारा चरण होगा, उसमें हम लोग उग्रवादी चरण की बात करेंगे, जहाँ 1905 से लेकर के 1919 के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई, है ना। स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे, होम रूल लीग आंदोलन की बात करेंगे, हम बात करेंगे बंगाल विभाजन की, क्या क्या चीज़ें हुई, किस किस तरीके से घटना हुई, दिल्ली दरबार, उसकी भी बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।